सभी लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है ये चल रही है एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आज कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 की जियोग्राफी एनसीईआरटी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 क्या होगा? महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में चैप्टर 4 है। समझते हैं इसको बहुत ही आसान भाषा में। ये चैप्टर आपको हिंदी मीडियम में इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 में। आज हम पढ़ने वाले हैं महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार से होता है, इन सारी बातों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 4 आगे के तीन चैप्टर हो चुके हैं, जिसको देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। और ये आज हमारा जो कवर हो रहा है ये चैप्टर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सब बहुत ही आसान भाषा में जो आपको एक बार में ही समझ में आए। हर चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी किस प्रकार से होती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने पिछले अध्याय में अपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा है। जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा था, अपना जो पिछला चैप्टर नंबर 3 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? भूगर्भ के विषय में पढ़ा था, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़े थे। आप संसार का मानचित्र से परिचित हैं, यानी आप जो वर्ल्ड मैप होता है उसको भी देखे हुए हैं। आप जानते हैं पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? महाद्वीप, और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। तो पृथ्वी का जो 29% भाग होता है, 29% जो भाग है वह क्या है? वह महाद्वीप है, और बाकी सभी जगह इस प्रकार के महासागर आपको मिलेंगे। ठीक है। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र में दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। आप वर्ल्ड मैप आप अपना देखोगे तो आप देखोगे कि जिस प्रकार जो महासागर और महाद्वीप की स्थिति है वह हमेशा से ऐसी नहीं रही है। ठीक है, उनमें चेंजेस होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पूरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी? इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? क्यों और कैसे होता है? ठीक है बच्चों, क्यों और कैसे होता है? यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की इस अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और आगे भी हो रहा है, तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महासागरों की पहले की अवस्थिति का निर्धारण कैसे किया? इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सारी चीज़ें थी, ये जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये आखिर वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाएं, कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, कैसे कि जानते हैं कि कौन सी जो पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर है वह उनका जो वितरण है किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इन्हीं के बारे में सारा कुछ समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में समझते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति ध्यान से देखें। अब जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर कहाँ है बच्चों? आप मैप में मुझे देखकर बताइए। ये देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी, जो हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में मुझे आप बताएंगे कि अटलांटिक इस हिस्से में है कि इस हिस्से में। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को ध्यान से देखेंगे और आश्चर्यजनक सममिति है, जो तट रेखा की तरफ आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, ये आपको एक मिनट, ये आपका हो गया नॉर्थ। ठीक है, और ये भाग हो गया आपका साउथ, ये हो गया क्या? ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको समझ में आया। तो वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर, जो दक्षिण है ये दक्षिण साउथ, और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। तो यूरोप और किसके से जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है? ये जो यूरोप है, ये यूरोप वाला जो भाग है, और ये जो अफ्रीका वाला भाग है, तो इस दोनों के जुड़े होने की संभावना को
प्रकट किया है। विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेख से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑट्रेलियन, तो ये है आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं बार बार, कौन है? ये अब्राहम है। ठीक है, अब्राहम ऑट्रेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया। एंटीनियो ने क्या कहा? एंटीनियो जानते हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह आप समझ में आया आपको कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जो उत्तर का भाग है हमारा, जो नॉर्थ है और जो साउथ है, ठीक है, हमारे नॉर्थ में जो यूरोप है और जो साउथ में अफ्रीका है, तो वो कहते हैं कि कभी ये दोनों जगह थे वह एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े। अब हमने पिछले जो वैज्ञानिक का नाम लिया तो उन्होंने एक मानचित्र बनाया। ठीक है, मानचित्र क्या बनाया? जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से तीनों महाद्वीप इकट्ठा आपको दिख रहे होंगे। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेनगर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया सन 1912 में। कब दिया? सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने किसका सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। तो ये जो अल्फ्रेड वेनगर का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, तो ये किससे संबंधित था? महाद्वीपों के वितरण और महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज भी महाद्वीप इसी भूखंड के भाग हैं। यह एक बड़ा महासागर से घिरा हुआ था। ठीक है, उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया था। तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उस बड़े जो हमारा जो बड़ा भूखंड था उसे क्या कहा था? उसे पैंजिया कहा था। उसे क्या कहा था? उसे पैंजिया कहा था। ठीक है, पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। तो पैंजिया जो हमारी जो अर्थ है, तो पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और जो हमारा भूखंड था वह एक साथ इकट्ठा था और हमारी पृथ्वी पर था। तो इसलिए अल्फ्रेड ने क्या सोचा कि इसको क्यों ना पैंजिया नाम दे दिया जाए। ठीक है, विशाल महासागर को पैंथालास कहा। और देखिए, जो भूखंड था उसको क्या कहा? पैंजिया कहा। और जो ये विशाल महासागर आपको दिख रहे होंगे अर्थ पर, इनको क्या कहा? पैंथालास कहा। पैंजिया और पैंथालास दो वर्ड आते हैं आपके सामने, पैंजिया और पैंथालास। तो पैंजिया का आप मुझे आंसर लिख के बताइए और पैंथालास को समझाइए कि पैंजिया अल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से पैंजिया क्या था और पैंथालास क्या था। ठीक है, आगे बढ़े। पैंथालासा क्या था? जिसका अर्थ जल ही जल होता है। तो पैंजिया का, तो आप समझ गए पैंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी होता है। पैंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है, जो ये भूखंड के रूप में है। ठीक है, और ये जो महासागरों वाला भाग था इसको पैंथालासा कहा। और पैंथालासा का अर्थ क्या होता है कि जल ही जल, यानी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे जल ही जल था। तो पैंथालास का मतलब था जल ही जल। वेनगर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। तो पैंजिया का ये देखिए किस प्रकार से ये जो बड़ा भूखंड था पैंजिया, उसका आरंभ हुआ। उसके बाद ये आरंभ होने के बाद तो यह कौन सा? ये दक्षिण अमेरिका, यह उत्तर अमेरिका, यह बनेगा अफ्रीका और ये वाला भाग बन जाएगा हमारा यूरोप। ठीक है, और ये छोटा सा भाग हमारा बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो किस प्रकार से हमने हमारा जो भूखंड था वह समय के साथ उसमें विस्थापन होता गया और अलग अलग महाद्वीप बन गए। ठीक है, पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में हुआ। तो सबसे पहले जो पैंजिया था, जो हमारे पैंजिया भूखंड का भाग था, तो सबसे पहले क्या हुआ था? लॉरेशिया और गोंडवाना भाग में टूटा। लॉरेशिया या ऊपर वाला भाग आएगा और गोंडवाना या नीचे वाला भाग आएगा। ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना भाग में टूटा।
क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ उत्तरी था, साउथ दक्षिणी था, तो उत्तरी और दक्षिणी भागों में अलग हो गया। जो उत्तर का भाग था उसे क्या कहते थे, लॉरेशिया, और जो दक्षिण वाला भाग आ गया उसे गोंडवाना बोलते थे। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए पेंजिया, फिर लॉरेशिया, लॉरेशिया के बाद सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा ये अपना गोंडवाना। क्रमशः उत्तर और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। आज महाद्वीप के रूप में है। जो बटे हुए लॉरेशिया और गोंडवाना के हिस्से हैं आज वही महाद्वीप के रूप में आपको मिलेंगे। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो अब प्रमाणों के बारे में जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो होते हैं परिणाम अपने अपने तर्क दिए हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको समझ में आया इस जो पैराग्राफ में कितनी चीज़ें समझने लायक थी कि सबसे पहले ये जो भूखंड है यह पेंजिया कहलाया। फिर ये पेंजिया अलग भाग में टूट कर क्या बना, लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद गोंडवाना लैंड बनने के बाद ये जो महासागर वाला भाग था नीले नीले रंग का आपको जो दिख रहा होगा यह महासागर भाग पैंथालासा कहलाया। क्या कहलाया? महासागर वाला भाग पैंथालासा कहलाया। ठीक है, आगे बढ़े। अब महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय पक्ष के संबंध पक्ष में कौन कौन से प्रमाण मिलेंगे कि सबसे पहले महाद्वीपों में समय दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत त्रुटि रहित साम्य दिखती हैं। तो हमारे सामने जो आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा है तो आप देखेंगे कि हम दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे और ये अफ्रीका की बात करेंगे। तो इसके अगर आप किनारे को आउटलाइंस को देखें, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आउटलाइंस को देखें तो आप देखेंगे कि यह किस प्रकार से एक टूटा हुआ भाग दिख रहा है। जिस प्रकार से आप पजल सॉल्व करते हैं गेम में तो आप कई सारे पजल मिला के पूरा उसका फिगर बनाते हैं। तो आप देखिए कि इन दोनों को पास में अगर लाएं तो यह एक भूखंड के रूप में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो त्रुटि रहित साम्य दिखेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुल्डर एक नाम ने एक, तो आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, बुल्डर के बारे में कि तो आपने देखा कि यहाँ पे जो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण था उसमें सबसे पहला आता है महाद्वीपों में साम्य। महाद्वीपों के साम्य में हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने जो तटरेखाएं हैं वह अद्भुत त्रुटि रहित और साम्य दिखती हैं। ठीक है, अब 1964 की बात करते हैं और ब्रूडर कंप्यूटर प्रोग्रामर की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया था। तो जो बुल्डर थे वो कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किए। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई तटरेखा के साथ की गई है। ठीक है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब इसके बारे में समझते हैं कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता किस प्रकार से है। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल, आधुनिक समय में विकसित की गई कौन सी? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, एक सेकंड, निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की जो पट्टी ब्राजील तट पर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। तो जो ब्राजील का जो आपका तट रहेगा वो कहाँ मिलेगा आपको? ये वाला जो भाग अमेरिका का जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर किनारे पर आपको ब्राज़ील मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको किसकी तरफ देखना है? फिर अफ्रीका की तटरेखा की तरफ देखेंगे। तटरेखा की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों मेल खाती हैं। तो हमने पिछले अभी कुछ देर पहले देखा ही था कि जो साउथ अफ्रीका, जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है और जो अफ्रीका के तट रेखाओं को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से पजल सॉल्व होता है उसी प्रकार से यह भी आपस में एक भूखंड के रूप में उभर कर आएंगी। ठीक है,
इससे ये पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर वहाँ उपस्थित नहीं था। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये जो दो भूखंड हैं या कुछ समय पहले ही अलग हुए हैं, यानी इसके पहले यहाँ पर महासागर नहीं था। अब बात करते हैं टी-टाइल की। टी-टाइल क्या होता है? टी-टाइल वे अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। अब टी-टाइल क्या होता है? टी-टाइल जो होता है वह हिमानी निक्षेपण से निर्मित होने वाली चट्टानें होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। तो हिमानी क्षेत्रों के भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थलखंड मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट मिलते हैं। तो जो गोंडवाना वाला भाग था, तो हमने देखा था कि गोंडवाना वाला जो भाग था वह दक्षिण में आ गया था। तो दक्षिण में गोंडवाना वाले क्षेत्र में इस प्रकार के टिटाइल मिलते हैं जो विस्तृत एवं लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते रहे हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट है कि स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिटाइल चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपीय के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो जो हिमानी प्रकार के जलवायु निर्मित टिटाइल होते हैं वो चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी टिटाइल के बारे में। तो टिटाइल आप समझ में आए। टिटाइल आप समझे क्या होता है? टिटाइल अवसादी चट्टानें होती हैं, हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप में दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलती हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल से घने टिटाइल मिलते हैं। जो गोंडवाना श्रेणी का आधार तल होता है वहां पर घने टिटाइल मिलते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं प्लेसर निक्षेप की। प्लेसर क्या होता है? प्लेसर निक्षेप घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। प्लेसर क्या होता है? घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम जो चट्टानें होती हैं उसका अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य यानी फैक्ट है। सोना युक्त शिराएं यानी ब्राजील में पाई जाती हैं। अब जो गोल्ड युक्त शिराएं होती हैं, जो सोना युक्त शिराएं होती हैं, वह कहाँ मिलती हैं? वह ब्राजील में मिलती हैं। ठीक है, वह कहाँ मिलती हैं? ब्राजील में मिलती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब यह दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया तो कि ये ब्राज़ील का पार्ट रहता है। ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है और ये हमारा अफ्रीका कहलाएगा। तो ब्राज़ील इस हिस्से में है और घाना इस हिस्से में है। तो इन दोनों के जो निक्षेप हैं वह आपस में मिलते हैं। तो हमें इससे ज्ञात होता है कि एक समय पहले ये दोनों स्थल जो हैं वो आपस में जुड़े रहे होंगे, यानी आपस में एक साथ रहे होंगे, तभी जो निक्षेपण की जो विशेषता है वो दोनों में समान रूप से मिलती है। तो सोने युक्त सिराएं यानी प्लेसर जो निक्षेप होते हैं वह कहाँ मिलते हैं? वह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यह स्पष्ट घाना में मिलने वाले निक्षेप ब्राज़ील के पठार के उस समय निकाले होंगे जब यह दोनों एक साथ जुड़े होंगे। समझ में आया? तो जो घाना में सोने के निक्षेप मिलते हैं वही निक्षेप आपको ब्राज़ील के तट पर भी मिलेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ समय पूर्व यह दोनों जो तट हैं, यह दोनों जो भूखंड हैं आपस में एक साथ जुड़े थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जीवाश्मों के वितरण के बारे में। जीवाश्म यानी फॉसिल, जीवाश्म आप सभी लोग जानते हैं। तो यह छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीवाश्म के बारे में डिटेल बताऊं। आगे बढ़ते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है? यदि समुद्र अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समानताएं उत्पन्न होती हैं। यानी यह कहने की यहाँ पे बात हो
रही है, जो समुद्र के अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर, यानी जैसे ये समुद्र का किनारा हो गया और इस समुद्र का किनारा, इन दोनों के विपरीत किनारों पर क्या मिले, इन दोनों के विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं वो समान अगर मिलती हैं, तो अगर उनकी जो प्रजातियां हैं वो समान मिलें, ठीक है, उनकी प्रजातियां अगर समान मिलती हैं तो उनके वितरण में व्याख्या समानताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्षेपण से कि लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। तो लैमूर जो होते हैं वह कहाँ कहाँ मिलते हैं? लैमूर, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलों खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। तो लूमेरिया किन तीन स्थल खंडों को मिलकर बना है? तो आप बताइए, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका। तो जो लूमेरिया होता है वो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को मिलकर बना होता है। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। तो मेसोसॉरस जो नाम छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं? उथले खारे पानी के में रहते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी के प्रांत और ब्राजील के दक्षिण अफ्रीका के प्रांत और ब्राजील में इरावार सेल समूह में मिलते हैं। तो मैंने अभी बताया, तो ये दक्षिण अमेरिका का ये वाला भाग ब्राजील है और ये है साउथ अफ्रीका का ये घाना वाला पार्ट है, ठीक है, केप प्रांत है। इन दोनों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनकी जो विशेषता है वह सेम है, यानी वह एक जैसी है। तो हमें यह भी एक उदाहरण मिल गया कि भूतकाल में, यानी एक समय पहले ये दोनों स्थलखंड आपस में जुड़े थे। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं? 4800 किलोमीटर दूर हैं। तो ये दोनों आपस में कितने किलोमीटर दूर हैं? 4800 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। ये ब्राजील और ये दक्षिण अमेरिका के बीच की दूरी कितनी है? 4800 किलोमीटर है और इनके बीच एक महासागर भी विद्यमान है। तो ये दक्षिण अमेरिका हो, ये साउथ अफ्रीका हो गया। इन दोनों के बीच एक महासागर है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इन दोनों महाद्वीपों के बीच में कौन सा महासागर आपको मिलेगा। प्रवाह संबंधी बल के बारे में बात करते हैं। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन 2 कारण थे। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन था, यानी जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पहले वह एक बड़े भूखंड के रूप में थे, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद, यानी समय बीतने के साथ उनमें विस्थापन होता रहा है, ठीक है, और एक टाइम बाद उनमें विस्थापन होने के बाद ये अलग अलग महाद्वीपों में टूट गए हैं। तो जो पहला कारण था वह है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, फ्लीइंग बल। दूसरा है ज्वारीय बल, ठीक है, टाइडल फोर्स जिसे कहते हैं। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो जो ध्रुवीय फ्लीइंग बल होती है वह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोल जैसी नहीं है, ठीक है। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है जो पृथ्वी की आकृति है एकदम राउंड शेप में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे से दबी हुई है, ठीक है। वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी भी हुई है। ये है भूमध्य रेखा और इसमें यह थोड़ी सी उभरी हुई हमें प्रतीत होती है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के, जो सूर्य हो गया ये और ये हो गया चंद्रमा, इन दोनों के बीच आकर्षण के संबंध में है, जिससे महासागरों में, कहाँ, महासागरों में, स्थल भाग में नहीं, ये जो आपको नीला नीला पार्ट दिख रहा है ये महासागर है। तो कहाँ होता है? महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गया। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं संवहन धारा सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत की। क्या होता है? 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये मेंटल का भाग है। तो आपने चैप्टर 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। सबसे ऊपरी भूपर्पटी होती है, बीच में मेंटल होती है। ठीक है, सबसे ऊपरी भूपर्पटी होती है, बीच में ये मेंटल है और फिर ये कोर है। तो क्या बोल रहे हैं? आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की है। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान होता है। तो क्या कहते हैं होम्स कि पूरे मेंटल में इस प्रकार की जो ये आपको धाराएं दिख रही हैं, इस प्रकार की धाराएं विद्यमान रहती हैं। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, ये थी संवहन धारा सिद्धांत भी। अब बात करते हैं महासागरीय अध स्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। अब महासागरीय धरातल, तो आप सभी लोग अपने स्थल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, लेकिन अब महासागरों के अंदर क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध। यह स्पष्ट है कि महासागरों में अध स्थल पर एक विस्तृत मैदान है, यानी जो महासागर का जो ये स्थल नीचे जो तट वाला भाग है, यहाँ पर एक मैदान जैसी संरचना है, वरन उनमें उच्चावच भी पाया जाता है। उच्चावच यानी ऐसे थोड़ा हल्के हल्के उचाव और ढलाव भी पाए जाते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान में महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। यह दिखाया गया कि अधस्थल में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां भी हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारे स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रायः महाद्वीपीय किनारों से मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय भाग पाई जाती है। महासागरीय पट्टी का चट्टान के काल निर्धारण में ने यह इस तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती हैं। तो महासागरों में पाई जाने वाली चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ठीक है, ये था महासागरीय अधस्थल की बनावट। अब समझते हैं कैसे होती है बनावट। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट संबंधी कुछ ऐसे तथ्य का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मदद मिलेगी। वर्णित आप फिगर में देखिएगा, गहराई व उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीपीय सीमा, दूसरा गहरे समुद्र बेसिन और तीसरा महासागरीय कटक। ठीक है, 3 भाग आप दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला हो गया महाद्वीपीय सीमा, दूसरा हो गया गहरे समुद्र बेसिन और तीसरा हो गया मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा क्या होता है? ये महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग होता है। जो महाद्वीपीय सीमा होती है, क्या होता है? महाद्वीप के किनारे का भाग होता है, महाद्वीप के किनारे का भाग होता है और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग होता है। इसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और महाद्वीपीय गहराई, महासागरीय गहराई खाइयां आदि शामिल होती हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक होते हैं। ठीक है, अब वितलीय मैदान के बारे में बात करते हैं। ये मैदान महाद्वीपीय तट व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। तो ये तट कहाँ पाए जाएंगे? महाद्वीपीय तटों व महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बाहर लाए गए अक्सर इनके तटों के दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक जो होता है, मध्य महासागरीय तट कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है,
तो मध्य महासागरीय तट क्या होते हैं? आपस में, देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाते हैं। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ पार्श्व मंडल की विशेषता भी होती है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। पिछले अध्याय में हमने महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में हमने ज्वालामुखी के बारे में हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो आप चैप्टर नंबर 3 के तीनों पार्ट हैं, आप उसमें देख लीजिएगा ज्वालामुखी किस पार्ट में है। तो ये था आपका आज का महासागरीय और महाद्वीपीय के बारे में कुछ जानकारियाँ। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर मिल सकें। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारा इंतज़ार करिए और हम भी आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए, गुड डे, थैंक यू।